नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये यूपीपीसीएल टीजी2 के अलावा यूपी आर्मिनल टीजी2 और डीआरडीओ एनपीसीआईएल सेल आदि एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आईटीआई लेवल का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर उस एग्ज़ाम में चले जाना। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, आपको हम ये बताना चाहेंगे, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हमने इसमें सारे टॉपिक से प्रश्न लिए हैं। जो पहले वीडियो में थे वो छोटे टॉपिक से वो पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं। अब उनके आगे प्रश्न चल रहे हैं, जो कि बड़े बड़े टॉपिक समाप्त किए जा रहे हैं। आपका इसमें पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा अगर आप शुरुआत से देखते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते इनकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैंड क्रीपिंग प्लायर, जो कि ये आपका राइट आंसर है। और हम बात करते हैं, इसका उपयोग एल्युमिनियम केबल्स के सिरों पर संयोजक लग या टर्मिनल को बैठाने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई प्रायः 20 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर सबसे उपयुक्त होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नोज प्लायर सबसे उपयुक्त होते हैं। इसका उपयोग छोटे भागों तथा अवयवों को पकड़ने खींचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, जिससे कि जल के माध्यम से धारा प्रवाहित होने लगती है और व्यक्ति को झटका लगने से उसकी मृत्यु हो सकती है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार डैश डैश अग्निशामक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सोडा अम्ल, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र ईथेन की आग से बचाव हेतु लगा होता है, हर औद्योगिक इकाइयों में होता है। चलिए, जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, एक नियंत्रण मूलभूत रूप होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तुलनित्र यानी कंपैरेटर इसका सही उत्तर है। चलिए, कंपैरेटर राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक तापमान गुणांक, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि धातुएं ऐसे पदार्थ होती हैं जिनका प्रतिरोध तापमान गुणांक धनात्मक होता है, और धातु का ताप बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध में वृद्धि होती है, जबकि धातुओं का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न, विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा यानी करंट प्रवाहित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चालकता कहा जाता है। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होती है, अर्थात चालकता किसी चालक का वह गुण है जो चालक में धारा प्रवाह को सुगम बनाता है। जिस पदार्थ में चालकता जितनी अधिक होगी, उसमें धारा उतनी ही तेजी से प्रवाहित होगी। इसका चालकता का फार्मूला देख सकते हैं आप, 1/ρ होता है, और इसका मात्रक जो होता है म्हो प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 1 वाट हीटर की सहायता से एक से अधिक सर्विस बिंदु पर गर्म पानी पहुंचाने के लिए कौन सा वाटर हीटर प्रयोग किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दाब टाइप का, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जिसका उपयोग उस स्थान में होता है जहां पर एक ही हीटर द्वारा एक से अधिक जगह पर गर्म पानी की आवश्यकता होती है। ये इसका कुछ व्याख्या थी। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस पदार्थ का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि परिवर्ती प्रतिरोधक यानी वेरिएस्टर इसका सही उत्तर है।
दोस्तों इसका चिन्ह इसलिए लगा दिया जाता है ताकि आपको पीडीएफ में इसका चिन्ह लगा हुआ मिले और आपके एग्ज़ाम के समय आप इसमें से रिवीजन कर सकें जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका सही उत्तर है। जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अच्छा विद्युत रोधी होता है। यह रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। आजकल पीवीसी का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लेड सिथेट केबल, ये इसका सही उत्तर है। और यह रासायनिक उद्योगों एवं अन्य मशीनों की वैद्युतिक वायरिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न। रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लेड सिथेड केबल, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, उच्च वोल्टा केबलों को कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इस्पात, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यह बेंडिंग यानी संस्तरण के ऊपर तथा सर्विंग के नीचे होता है। यह बेंडिंग की सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए? सही उत्तर, जैसा कि अति अवरोधकता होनी चाहिए, निम्न विद्युतशीलता होनी चाहिए, उच्च परावैद्युत शक्ति होना चाहिए, ये सभी इसका सही उत्तर है। चलिए, नमी के कारण इनका परावैद्युत सामर्थ्य कम हो जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्टील की तार की बनी होती है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। इलेक्ट्रीशियन टाँके यानी सोल्डर में प्रयुक्त टिन और शीशे का प्रतिशत डैश डैश होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 60%, 60-40 का होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों सोल्डर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मुलायम शोल्डर और कठोर शोल्डर, जो कि देख सकते हैं इसमें सॉफ्ट शोल्डर जो होता है टिन और लेड को मिलाकर बनते हैं, जिसमें टिन 60% और लेड 40% होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित परिपथ के संबंध में सही कथन चुनना है आपको। चलिए हम आपको दिखाते हैं, पहले आप डायग्राम देख लीजिए, फिर इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि D1 ऑन है और D2 ऑफ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। D1 ऑन है और D2 ऑफ है, जो कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों जैसा कि दोस्तों यहाँ से और जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिजली की मात्रा के सीधे समानुपाती, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने के पहले मौजूद रहता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकिंग करंट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि जिस परिपथ वियोजक में संपर्क एक दूसरे से अलग होते हैं ब्रेकिंग करंट कहलाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अवशिष्ट धारा परिपथ विच्छेदक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि शॉक के जोखिम के विरुद्ध सर्किट या स्वतः वियोजन, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों अवशिष्ट धारा युक्ति विद्युत सुरक्षा से संबंधित युक्ति है जो परिपथ को उस समय काट देती है जब इसको पता चलता है कि उसमें से होकर जाने वाले सभी चालक तारों की कुल धारा लगभग शून्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक आदर्श विसारक यानी परफेक्ट डिफ्यूजर सतह हुआ है जो? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस प्रकाश को सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकीर्ण करती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, MCB, ये इसका सही आंसर है, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेड एसिड सेल में वैद्युत अपघट्य का स्तर प्लेटों में 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाने हेतु अशुद्ध जल मिलाना डैश डैश कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, टॉपिंग अप, ये इसका सही उत्तर है।
जैसा कि इसमें बात करते हैं हम, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट से 1 सेंटीमीटर ऊपर तक लाने के लिए उसमें अशुद्ध जल मिलाने की विधि टॉपिंग अप कहलाती है। सेल में कोई अन्य जल नहीं मिलाना चाहिए, अन्यथा सेल की क्षमता घट जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट डेड डैश द्वारा निर्मित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध सीसा यानी लेड एसिड इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जब निरावेशित हम इसमें बात करते हैं जैसे कि लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट चार्जिंग अवस्था में शुद्ध लेड का बना होता है, जबकि निरावेशन अवस्था में दोनों प्लेटें लेड सल्फेट बना होता है, जो कि आवेशन तथा निरावेशन अभिक्रिया यहाँ पर जान सकते हैं, जो कि यहाँ पर जान लीजिए आप, यहाँ पर अभिक्रिया यहाँ पर कराई गई है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी को निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को मिश्रित करके बनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में मिश्रण होता है। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ही सेल में धारा प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप जान सकते हैं, यहाँ पर एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें जान लेते हैं, यह प्रतिष्ठम्भ की विलोमानुपाती होती है तथा चुंबकीय बल रेखाओं के विकास में सहायता प्रदान करती है। यह विद्युत धारा परिपथ की चालकता के समान होती है। इसका मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर इंटू टर्न या हेनरी प्रति मीटर, इसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जबकि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, ये इसका सही उत्तर है, जैसा कि यहाँ पर आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रतिष्ठम्भ का मात्रक है यानी दोस्तों रिलक्टेंस का मात्रक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एम्पियर इंटू टर्न अपान वेबर, इसका सही मात्रक होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 50 हर्ट्ज, ये इसका सही उत्तर है। जबकि दोस्तों विदेशों में जो होती है वो वहाँ पर 60 हर्ट्ज प्रयोग की जाती है, जैसे अमेरिका वगैरह में, तथा बिजली का उत्पादन 11 किलोवोल्ट तक होता है, जबकि विदेशों में बिजली का उत्पादन 33 किलोवोल्ट पर होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर व्यय डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 0 होता है, ये इसका सही उत्तर है। शुद्ध प्रेरक परिपथ में कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होता है, जो कि आप जान सकते हैं, इसका फार्मूला भी देख लीजिए। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन आवृत्ति डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 60 हर्ट्ज इसका सही उत्तर है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए जैसा कि इसमें आवृत्ति यहाँ पर कुछ बात करते हैं, जैसे कि किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड के किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, जो कि हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, जयावक्री तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा AC का शेष गुणक क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1.414, इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल पाए यहाँ पर अच्छी खासी तैयारी चल रही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि एक संतुलित स्टार संयोजित परिपथ में अनाविष्ट न्यूट्रल तार में धारा क्या होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि न्यूट्रल धारा फेज धारा, जो कि RYB होते हैं, इनका योग होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप वही दिया गया, आप जान सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में प्रेरकी प्रतिघात और आवृत्ति के बीच क्या संबंध है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि XL = 2πfl, इसका राइट आंसर है। चलिए
जैसे कि धारती प्रतिघात बराबर आप जान सकते हैं यहाँ पर 1/2 पाई FC होता है, जो कि C बराबर धारिता को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न। आवृत्ति जितनी डैश डैश होगी, बिजली का झटका उतना ही डैश डैश खतरनाक होगा। सही उत्तर आवृत्ति जितनी कम होगी और झटका उतना ही अधिक होगा। ये इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, पीक गुणांक को डैश डैश गुणांक भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि आयाम, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि पीक फैक्टर बराबर देख सकते हैं आप अधिकतम मान अपान RMS मान यहाँ पर जान सकते हैं आप। यहाँ पर इसका मान आपका जो आ जाएगा 1.414 इसका मान लो इसका मान आ जाएगा, जो कि यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ से आई मैक्स कट जाएगा। आप जानते ही होंगे √2 का मान इतना ही होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप फार्म फैक्टर किसका अनुपात है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि RMS मान से औसत मान, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं अल्टरनेटिव करंट के RMS मान तथा औसत मान का अनुपात फार्म फैक्टर कहलाता है, जो कि देख सकते हैं RMS मान अपान औसत मान, जो कि इसका मान होता है 1.11 जो कि इसका मान होता है। अगला प्रश्न। 50 चक्र प्रति सेकंड के दोलन का आवर्त काल T क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि T बराबर 20 मिली सेकंड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया, GI तारे होती हैं क्या होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि जंग मुक्त होती हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। तीन पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि अर्थिंग सबसे बड़ा होता है, जबकि फेज तथा न्यूट्रल छिद्र समान होते हैं, अर्थात अर्थिंग से छोटे रखा जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया, पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास क्या भरा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नमक एवं कोयला भरा जाता है, जो कि इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्लेट अर्थिंग में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि प्लेट इलेक्ट्रोड इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें बात करते हैं प्लेट अर्थिंग के, प्लेट का मान जैसा कि 60x60x3.15 mm साइज की जस्तीकृत लौह पट्ट को ऊर्ध्वाधर स्थिति में पृथ्वी के अंदर गाड़ा जाता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियों जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो डोपिंग कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें जान सकते हैं किसी अर्धचालक तत्व में किसी अन्य तत्व को अशुद्धि के रूप में मिश्रित करने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। अर्धचालक में डोपिंग दो तरह की जाती है। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए इंडियम अथवा गैलियम तत्व की अल्प मात्रा अशुद्धि के रूप में मिला दी जाती है, और एन प्रकार के अर्धचालक के लिए आर्सेनिक अथवा एंटीमनी तत्व की अल्प मात्रा अशुद्धि के रूप में मिला दी जाती है। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट व्याख्या थी। अगला प्रश्न। वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है क्या कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि फोटो कंडक्टिव इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, अर्धचालक निम्नलिखित में से क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि सिलिकॉन इसका सही उत्तर होगा, और जर्मेनियम भी होता है जो कि अर्धचालक होता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के लिए कंडक्शन बैंड तथा बैलेंस बैंड के मध्य एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जर्मेनियम के लिए 1.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर जान सकते हैं आप पीएन जंक्शन पर मौजूद विभव प्राचीर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि छिद्रों और इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण पुनः संयोजन को रोकना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप जान सकते हैं पीएन जो कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर जानते हैं धारती फिल्टर युक्त एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जुड़ा है। डैश डैश संधारित्र के टर्मिनलों के बीच आउटपुट वोल्टेज लगभग डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि 200√2 इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर इस फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि आपका आ जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, DC वोल्टेज स्रोत से संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थिर अवस्था में एक डैश डैश जैसा व्यवहार करेगा।
सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लघु पथित परिपथ, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, बाकी जानकारी आपको हमने कई बार बताया, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि निष्क्रिय फिल्टर निष्क्रिय तत्वों से बना होता है, जैसे कि डैश डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि संधारित्र यानी कैपेसिटर्स, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि निष्क्रिय फिल्टर निष्क्रिय अवयव संधारित्र से बना होता है। निष्क्रिय फिल्टर में निष्क्रिय अवयव के रूप में संधारित्र तथा इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को देखते हैं तो आप पूरी वीडियो जरूर देखा करें, ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल सके। और अगर इस वीडियो के अलावा अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखा, मान लो शुरुआत से सारी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने इसमें पूरा सिलेबस ज़रूर कवर किया है। जो छोटे छोटे टॉपिक थे, अब उन्हें उन टॉपिक से प्रश्न नहीं ले रहे हैं, जो कि उन्हें पहले ही समाप्त कर दिया गया है। और जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, अब उन्हें हम ख़त्म कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि हम इसमें जान लेते हैं, ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हैज़ टू विथ स्टैंड टेम्परेचर अप टू। जैसा कि हम हिंदी में जानते हैं, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर 250 डिग्री सेल्सियस तक का ताप सहन कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर कुछ जानकारी देखते हैं। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर पदार्थों की सहायता से बनाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि होते हैं, जो कि हमने आपको कई बार बताया है। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन वाली धारा नियंत्रक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका प्रयोग प्रवर्धक आदि बनाने में किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो कि जान सकते हैं आप। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर जंक्शन का प्रतिरोध होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि अधिक प्रतिरोध, इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जब बायस कलेक्टर जंक्शन को सदैव रिवर्स बायस में किया जाता है और इस स्थिति जंक्शन के प्रतिरोध का मान उच्च होता है, जिससे बहुत सूक्ष्म मान की धारा माइनॉरिटी कैरियर द्वारा प्रवाहित होती है। जैसे कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल एमीटर, बेस और कंट्रोलर होते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, एमीटर, बेस, कंट्रोलर जान सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक वाणिज्यिक ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धक गुणक अल्फा के मान का परास डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि 0.9 से लेकर 0.99 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक एम्पलीफायर का धारा लाभ बिना फीडबैक के 400 है, ऋणात्मक फीडबैक के साथ धारा लाभ होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 80 इसका सही उत्तर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मान यहाँ पर इस फार्मूले पर रखेंगे, जो कि यहाँ पर फार्मूले पर मान रख के आप सिंपल सा इसको हल कर लेंगे, जो कि आपका 80 सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक वर्ग एक एम्पलीफायर की तुलना में वर्ग बी एम्पलीफायर डैश डैश विरूपण उत्पन्न करता है और इसकी दक्षता डैश डैश होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपेक्षाकृत उच्च इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जैसा कि अगले प्रश्न जाने से पहले इसको एक बार और क्लियर कर दें आपको। जैसे कि एक वर्ग एम्पलीफायर की तुलना में वर्ग बी एम्पलीफायर में उच्च विरूपण और उच्च दक्षता होती है। चलिए, और बाकी जानकारी आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें वर्ग ए में जानते हैं, इसमें सिग्नल वोल्टेज पूरे चक्र 360 के लिए कलेक्टर धारा प्रवाहित करता है। इसमें फिडिलिटी सर्वोत्तम, विरूपण न्यूनतम तथा आउटपुट पावर कम होती है। इसकी दक्षता 25 से 50% तक होती है। चलिए, वर्ग बी के बारे में जान लीजिए आप। यह सिग्नल वोल्टेज आधे चक्र के लिए 180 कलेक्टर धारा प्रवाहित करता है। इसकी फिडिलिटी कम, विरूपण उच्च 50% तथा आउटपुट पावर अधिक होती है। इसकी दक्षता 50 से 78.5% तक होती है। चलिए, बाकी जानकारी जैसे कि इसका डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एसीआर किससे बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिलिकॉन से बना होता है। जैसा कि एसीआर का पूरा नाम जो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। एसीआर एक नियंत्रित अर्धचालक डायोड युक्ति है, जो उच्च विद्युत धारा तथा वोल्टेज वहन करने की क्षमता रखती है। एसीआर में 3 पीएन संधियों युक्त 4 परतों वाली सिलिकॉन युक्ति है, जिसके
टर्मिनल क्रमशः एनोड, कैथोड और गेट होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। SCR का सिंबल भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5000 से लेकर 10,000 ओम, इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर इनमें 3 टर्मिनल प्राय एक जंक्शन पीएन तथा 2 परत वाली युक्ति ट्रांजिस्टर कहलाती है। इसमें 3 टर्मिनल जिसमें कि एक उत्सर्जक तथा 2 आधार B1 तथा B2 होते हैं। यह सिलिकॉन का बना होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। UJT का सिंबल जान सकते हैं। अगला प्रश्न, ट्रायक डेड डैश के बराबर होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि समांतर जुड़े 2 SCR, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि NOR गेट में युक्त SR फ्लिप फ्लॉप के लिए अनिश्चित अवस्था डेड डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि S बराबर 1 और R बराबर 1, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, बाकी देख सकते हैं आप इसका सिंबल, और दोस्तों इसकी सत्यता सारणी भी आप जान सकते हैं। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बुलियन फंक्शन को सरल बनाएं। आपको इसको सरल बनाना ABC प्लस A बार C प्लस A B बार C, जो कि इसको आप हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको हल किया गया है, जो कि इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ए कोष्टक में B प्लस C, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसे आप समझकर हल जरूर करना। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नेमा का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप जान सकते हैं, नेमा विद्युत यंत्र बनाने वाली 350 कंपनियों का समूह है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कुंडली में इस्तेमाल होने वाले परिरक्षी कंड्यूट का एक प्रकार नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लेड परिरक्षी, इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तार प्रमापी का उपयोग डेड डैश के निर्धारण के लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि तार के आकार, इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें जान सकते हैं, जबकि तार की पदार्थ संरचना, तार की सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ और तार की चालकता को नहीं मापा जा सकता है। अगला प्रश्न, आवासीय भवनों में सामान्यतः कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लकड़ी की कैंपिंग केसिंग वायरिंग, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक DC मशीन में आर्मेचर डेड डैश के अंदर घूर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्थिर स्टेटर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि मोटर के घूर्णन की दिशा उसकी आर्मेचर कुंडलन या क्षेत्र कुंडलन की धारा की दिशा में को बदली जा सकती है, लेकिन दोनों आर्मेचर कुंडलन या क्षेत्र कुंडलन की दिशा एक साथ बदलने पर मोटर पहली वाली दिशा में घूमेगी, अर्थात दिशा नहीं बदलेगी। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक सामान्य DC मशीन में कितने मैग्नेटिक पोल होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 4 पोल होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि उच्च गति के लिए पोलों की संख्या को कम ही रखते हैं, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम और उसमें गुजरने वाली धारा का मान 20 एम्पियर है, तो DC जनरेटर में उत्पन्न होने वाली ताम्र हानि का मान क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1600 वाट, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई का मान दिया गया, आर का मान दिया गया, आर्मेचर ताम्र हानि बराबर फार्मूला होता है I²R। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपका उत्तर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1600 वाट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन DC जनरेटर के रोटर का भाग नहीं है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि बेस प्लेट नहीं होता, जबकि फैन ब्लेड होता है, ब्रश होल्डर होता है, बियरिंग प्लेट होता है, जबकि बेस प्लेट नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया आपका है, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में पतले तार एवं अधिक टर्न पाए जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि शंट वाइंडिंग, इसका सही उत्तर है। जैसा कि DC मोटर में शंट वाइंडिंग में पतले तार एवं अधिक टर्न पाए जाते हैं, तथा श्रेणी वाइंडिंग में मोटे तार
के कमटर्न प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में 8 पोल वाले 4 चालक 600 आरपीएम की गति घूमकर 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा। दोस्तों इसको आपको हल करना है, जैसे कि हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि P बराबर 8 दिया गया, एन जेड बराबर 4 दिए गए, N बराबर 600, फाई बराबर 0.5, ई बराबर हमें यानी विद्युत वाहक बल हमें निकालना। फार्मूला ये आपका दिया गया, इस फार्मूले पर आपको मान रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर पूरा मान रखा गया और हल कर दिया गया आपका, जो कि 80 वोल्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसे आप हल जरूर करें। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यदि लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या 4 है और समांतर पथों की संख्या डैश डैश होगी। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला होता है, समांतर पथों की संख्या यहाँ पर निकाल लेंगे, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी 4 होगा। दोस्तों इसमें समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या बराबर होती है, जबकि वेव में होती है हमेशा 2 होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि एक शंट मोटर में 440 वोल्ट और 120 एम्पियर की आर्मेचर धारा लेती है और आर्मेचर प्रतिरोध 0.3 ओम है और मोटर की गति 800 आरपीएम है। प्रारंभिक अवस्था के सापेक्ष यदि चुंबकीय फ्लक्स 80% घटा दिया जाए और आर्मेचर धारा 150 एम्पियर, तब टार्क के बिना किसी परिवर्तन की गति की गणना करें। चल दोस्तों हम आपको यहाँ पर हल करके बताते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पूरा मान दिया गया, जो कि हमने आपको बताया। V बराबर 440, R बराबर देख सकते हैं, I बराबर, N बराबर, फाई बराबर, जो कि जान सकते हैं। I2 बराबर देख सकते हैं, N2 बराबर, फाई2 बराबर। यहाँ पर इस फार्मूले पर मान रखना, जैसे कि विद्युत वाहक बल 1 और विद्युत वाहक बल 2, यहाँ पर इसका अनुपात में रखेंगे तो यहाँ पर पूरा मान रखेंगे। इसके बाद पूरा मान रखने के बाद फिर दोस्तों इसका फार्मूला ये आएगा, फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूरा मान रख देंगे, तो आपका जो हल कर लेंगे तो आपका जो उत्तर है 977.7 आरपीएम सही उत्तर हो जाएगा। जो कि दोस्तों इसको आपको हल जरूर करना है, और अगर हमारी क्लास में आप अगर आया करें तो रफ और पेन लेकर जरूर बैठा करें, जो सवाल आया करे उसे आप अपने आप से जरूर हल किया करें। इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कि 977.7 आरपीएम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, जैसे कि टाइपिक क्षेत्र नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र वर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे कि डैश डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि गति में वृद्धि होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम यहाँ पर जान सकते हैं, मोटर की गति बढ़ती है क्योंकि मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि जान सकते हैं। क्षेत्र नियंत्रण विधि में आधार गति से ऊपर की गति ही नियंत्रित की जा सकती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक होता है जिसे फील्ड करंट द्वारा चुंबकीय यानी मैग्नेटाइज किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि 9 वोल्ट कॉइल कुंडली, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी शंट मोटर में नो लोड से फुल लोड तक, हालांकि शुरुआत में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और प्रेरित विद्युत धारा यानी पश्च विद्युत वाहक बल के कारण गति में थोड़ी कमी आती है, अंत में गति डैश डैश। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्थिर रहती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप जान सकते हैं, इसका फार्मूला भी देख लीजिए। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सीरीज मोटर की गति पश्च विद्युत वाहक बल के साथ सीधे अनुपातिक और डैश डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन डीसी मोटर में कम आरंभिक टार्क और स्थिर गति होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर यानी अंतर परिसर मोटर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि इस मोटर में सीरीज फील्ड फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स का विरोधी होता है, कनेक्शनों के आधार पर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर 2 प्रकार की होती है, जैसे कि लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, जो कि देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा धारा के डैश डैश मान के समानुपाती होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि चुंबकीय संतृप्ति बिंदु, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप जान सकते हैं,
एक ट्रांसफार्मर के माध्यमिक यानी द्वितीयक शिखर मान 0.1 वेबर की एक जैविक्री फ्लक्स से जुड़ा होता है। यदि द्वितीयक में घुमावों की संख्या 10 है, द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आरएमएस मान परिकलन कीजिए सप्लाई यदि आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है। चलिए हम आपको बता देते हैं इसका फार्मूला होता है। जैसे कि दोस्तों इसका पूरा पहले मान दिया गया है जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया, और इसका फार्मूला ई बराबर देख सकते हैं। इसका फार्मूला 4.44 फाइव इंटू एफ जो कि इसका फार्मूला दिया गया, यहाँ पर इसका पूरा मान रख देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 222 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है वितरण ट्रांसफार्मर में डेड डैश अधिकतम दक्षता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 50% लोड, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि वितरण ट्रांसफार्मर का डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि 50% लोड पर ताम्र हानि और लौह हानि के बराबर होती है, जबकि संचरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता लगभग पूर्ण लोड पर प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है ट्रांसफार्मर के स्कॉट संबंधन को डेड डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि टीटी इसका सही उत्तर है, जैसा कि आप जान सकते हैं। चलिए ट्रांसफार्मर के स्कॉट में टीटी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग तीन फेज को 2 फेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके डीआरडीओ एग्जाम में पूछा गया था। अभी ट्रांसफार्मरों को डेड डैश निर्धारित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि किलो वोल्ट एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम इसमें जानते हैं डीसी जनरेटर का निर्धारण किलोवाट में किया जाता है, अल्टरनेटर का निर्धारण केवीए तथा किलोवाट दोनों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक टर्न होते हैं। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ काट क्षेत्र यदि प्राथमिक घुमाव 520 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो कोर में प्रवाह घनत्व चरम मान की गणना करें। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। जैसे कि पूरा मान दिया गया है, जैसे कि N1 400 इंटू 1000 ए बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बदलेंगे मीटर स्क्वायर में जो कि देख सकते हैं, और एफ बराबर 50 हर्ट्ज, वी बराबर 520 वोल्ट दिया गया है। हमें बीएम हमें निकालना है जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस फार्मूले पर मान रखेंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो बीएम बराबर फिर दोस्तों 5m/A जो कि यहाँ पर पूरा मान रख देंगे तो आपका यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा 0.976 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है मापन उपकरणों में चलायमान पुर्जों को सहारा दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि जेलेंट बेयरिंग में सहारा दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप जान सकते हैं यहाँ पर जब एक 3 फेज संतुलित भार पर सप्लाई का कला अनुक्रम को उलटते हैं तब। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि कली धाराओं का कोण परिवर्तित होता है लेकिन परिमाण नहीं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप जान सकते हैं यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ कब संतुलित होता है। सही उत्तर दोस्तों जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है एक 3 फेज 440 वोल्ट और 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है तो रोटर की धारा की आवृत्ति होगी। सिंपल सा है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रोटर आवृत्ति बराबर होता है एफ, रोटर आवृत्ति बराबर एफ जो कि स्लिप आवृत्ति, जो कि जान सकते हैं आप। यहाँ पर इसका पूरा मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 1.8 हर्ट्ज सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि जान सकते हैं आप प्रेरण मोटर के लिए निर्भार पर स्लिप है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जैसे कि लेस देन 1% इसका सही उत्तर है। जैसा कि प्रत्यावर्ती धारा मोटर में स्लिप प्रतिशत देख सकते हैं, जैसे कि NS - NR/NS इसका फार्मूला होता है। इसका मान निर्भार पर 1% के आसपास होता है, अर्थात पूर्ण भार पर इसका मान 5% तक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है स्टेटर का लेमिनेशन क्यों आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाह पर्याय क्रमिक होता है, इसका सही उत्तर है। चलिए
इसका फार्मूला भी जान सकते हैं आप भंवर धारा हानि का, जो कि यहाँ पर दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये भी फार्मूला आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब युवा अपान क्षेत्रफल जो कि फाई अपान ए होता है। चलिए बाकी जानकारी सारी दी गई है, आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग डेड डैश प्रेरण मोटर में किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि कम रेटिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस स्टार्टर में 3 संकुचन और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर इसका सही उत्तर है। इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आमतौर पर 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि निर्धारित HP का 1.5 गुना इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें जान लेते हैं, आमतौर पर 3 फेज की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार पर करंट का मान उसकी हार्स पावर रेटिंग का 1.5 गुना होता है, जबकि 3 फेज की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की प्रारंभिक करंट का मान उसकी पूर्ण भार पर करंट के मान का 5 से 7 गुना होता है। यह मोटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका उपयोग इंडस्ट्रियल क्षेत्र में केवल AC सप्लाई पर बहुतायत मात्रा में किया जाता है। यह हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर चलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मोटर को कम लागत व रखरखाव की आवश्यकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रेरण मोटर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें जानते हैं, इस मोटर का निर्माण निकोलस टेस्ला ने किया था, इसलिए इसे कभी कभी टेस्ला मोटर के नाम से भी जाना जाता है। यह मोटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर सिद्धांत पर कार्य करती है और इसलिए इसे इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। यह मोटर केवल AC सप्लाई पर कार्य करती है। इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। यह सदैव पश्चिमगामी शक्ति गुणक पर चलती है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि उच्च शुरुआती बलागुण और परिवर्तनीय गति इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर यह AC तथा DC दोनों सप्लाई पर चलाई जा सकती है। यह यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सी मशीन, ट्रिमर, वैक्यूम क्लीनर इत्यादि में होता है। अगला प्रश्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा सर्वाधिक मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि है नहीं है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि वोल्टता नियंत्रण तंत्र, ये इसकी विधि नहीं है, जबकि प्रतिरोध विधि, अपकेंद्री तंत्र और अपकेंद्री तंत्र जो कि इसके विधि हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण यानी स्पीड कंट्रोल के लिए अपकेंद्री तंत्र, प्रतिरोध विधि, अभिकेंद्री तंत्र विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि वोल्टता नियंत्रण तंत्र यानी वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग यूनिवर्सल मोटर के स्पीड कंट्रोल में नहीं किया जाता, जो कि आपको हमने पहले ही बता दिया। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मुख्यतः सेविंग मशीन, मिक्सर मशीन, वैक्यूम क्लीनर और इलेक्ट्रिक शेवर इत्यादि में होता है। अगला प्रश्न, विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि उच्च L और निम्न R, ये यानी उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप जान सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सर्वाधिक मोटर का अनुप्रयोग नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि वाटर पंप, ये नहीं है, ये शंट मोटर का होती है, जबकि मिक्सर, सिलाई मशीन और स्वाव बर्मा ये सब यूनिवर्सल मोटर से संचालित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्तितों में अवमंदन कुंडलियों में डेड डैश प्रदान की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि पोल शू इसका सही उत्तर है। जैसे कि डैम्पर वाइंडिंग का मुख्य कार्य मशीन में उत्पन्न दोलन प्रभाव यानी हंटिंग इफेक्ट को कम करना और डैम्पर वाइंडिंग में सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और डैम्पर वाइंडिंग इंड रिंग द्वारा दोनों सिरों पर शॉर्ट सर्किट रहती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, 6 पोल वाले 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्तक की गति डेड डैश होती है। सही उत्तर, जैसा कि यहाँ पर फार्मूला दिया गया, N बराबर 120 F/P होता है। इस फार्मूले पर मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 1000 RPM सही उत्तर होगा। चलिए सिंपल सा है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर के किस लोड पर पूरा भार
लेने के परिणाम स्वरूप होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि एलपीजी यानी एलपीएफ इंडक्टिव लोड इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि अल्टरनेटर में एलपीएफ इंडक्टिव लोड पर आर्मेचर प्रतिक्रिया के चुंबकीय प्रभाव के कारण आउटपुट वोल्टता में गिरावट होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए कम से कम रखा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि रोटर और स्टेटर के घूमते चुंबकीय क्षेत्र को समान गति से घुमाया जाता है तो मोटर डैश डैश होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं, यदि रोटर और स्टेटर के घूमते चुंबकीय क्षेत्र को समान गति से घुमाया जाता है तो मोटर तुल्यकालिक मोटर होते हैं। तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी नियत घूर्णन गति है और इसलिए जिन कार्यों के लिए नियत घूर्णन गति की आवश्यकता होती है वहाँ पर तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि एक तुल्यकालिक मोटर सामान्य उद्दीपन के साथ चल रही है तो लोड बढ़ने पर परिणाम क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि आर्मेचर धारा में वृद्धि तथा शक्ति घटक में कमी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणक पर प्रचालित किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि तुल्यकालिक मोटर, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि तुल्यकालिक मोटर स्टेटर कुंडलन को त्रिफेजी प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई दिए जाने पर तुल्यकालिक गति से घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब तुल्यकालिक मोटर में लोड प्रयुक्त किया जाता है तो इसकी औसत गति नहीं घटती, चूंकि मोटर स्थिर गति पर घूमती है। तुल्यकालिक मोटर की एक्साइटेशन में परिवर्तन करके तुल्यकालिक मोटर को पश्चिमगामी शक्ति गुणक तथा अग्रगामी शक्ति गुणक के किसी भी परास पर चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न, तुल्यकालिक मशीन में स्टेटर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है ताकि कम हो सके। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि भावर धारा हानि कम हो सके, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक ही स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किस कारण भिन्न होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि कॉस क्यूब कोण, इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर इसका पूरा जानकारी दी गई है, आप जान सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि मर्क्यूरी वेपर लैंप, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें जानते हैं, मरकरी वेपर लैंप को पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो कि आंखों के लिए हानिकारक होती हैं, जिसके कारण इनका प्रयोग अंतःद्वीयी प्रकाश व्यवस्था में नहीं किया जाता है। मरकरी वेपर लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट तक समय लगता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रण अवयव का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि थर्मोस्टेट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि थर्मोस्टेट का शब्द का अर्थ है नियत ऊष्मा। इस कार्य के लिए विद्युत प्रेस, स्टोव, ओवन आदि में ऊष्मा को नियत अथवा नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली प्रचलित युक्ति द्विधात्वी थर्मोस्टेट युक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, हर उपकरण को वाटर हीटर के लिए कमीशनिंग यानी नियुक्तिकरण अथवा अधिष्ठापन के पहले इंसुलेशन प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि आप जान सकते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि धातु के ट्यूब यानी मेटल ट्यूब में कंसील्ड वायर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि इसमें हीटिंग एलिमेंट को मेटल ट्यूब में रख देते हैं जिससे कि ऊष्मा ट्यूब को गर्म करती है तथा ट्यूब केतली में रखे पदार्थ को गर्म रखता है। अगला प्रश्न, जैसा कि घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है। सही उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे 230 वोल्ट सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उत्पादन प्लांट यानी जनरेटिंग स्टेशन का भावी खर्च रनिंग
यानी रनिंग कॉस्ट सबसे कम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका 0 होता है। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, जनन कैद अति संयोजित होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का SAE नंबर क्या प्रदर्शित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि 96, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप जान सकते हैं, एक जनरेटिंग प्लांट में लोड फैक्टर किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि औसत मांग अपान अधिकतम मांग, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप जान सकते हैं, जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और लाइन वोल्टेज 100 किलोवोल्ट से अधिक है तो इसे किस रूप में माना जाता है। सही उत्तर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पर जान सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो कि लंबी ट्रांसमिशन लाइन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, जैसा कि हम यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दे देते हैं, जैसे कि छोटी ट्रांसमिशन लाइन में 50, इसमें निर्धारित वोल्टता जो होती है दूरी दी गई है। इसमें निर्धारित वोल्टता जो है 50 किलोवोल्ट तक और 80 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। मध्यम ट्रांसमिशन में 100 किलोवोल्ट और 150 किलोमीटर दूरी तक होती है। ट्रांसमिशन लाइन में 100 किलोवोल्ट से अधिक और इसमें 150 से अधिक दूरी होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, नियंत्रण कैबिनेट में प्रयुक्त की जाने वाली एल्युमिनियम बस बार रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए जिसका करंट घनत्व इनमें से किससे अधिक ना हो। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि 800 A/स्क्वायर इंच से कम ना हो, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, धारा क्षमता आयताकार क्रॉस कोड नंबर, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के हमारे प्रश्न इतने ही थे जो कि समाप्त हुए। हम रोज़ इसमें 150 से ज़्यादा प्रश्नों को करते हैं जो कि आपके UPPCL एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपका ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को अगर देख कर चले जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। और दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो शुरुआत से पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल सके। और जो सारी वीडियो ज़रूर देख लें ताकि हमने उसमें पूरा सिलेबस कवर किया है। जो छोटे छोटे टॉपिक थे उनको पहले ही कवर कर दिया है, जो कि अब इसमें बड़े टॉपिक चल रहे हैं जो कि पूरा हम इसमें समाप्त कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।